अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 22 पे। ये बोलता है that a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to mistake of fact। यानी कि अगर सपोज एक ही पार्टी, हमारी सिविल एग्जांपल में एक ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में थी, दूसरी पार्टी को कोई मिस्टेक नहीं थी, उसको सब समझ में आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से, लेकिन सिर्फ एक पार्टी को थोड़ा कंफ्यूजन थी, तो यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। आपको अगर वॉइड तभी डिक्लेयर हो सकता है सेक्शन नंबर 20 में जब दोनों ही पार्टीज को गलतफहमी हो, दोनों ही पार्टी से एक मिस्टेक को, दोनों ही पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अ यूनिलैटरल मिस्टेक इज नो एक्सक्यूज। यूनिलैटरल मिस्टेक का क्या मतलब है? एक तरफा मिस्टेक। प्रीलिम्स आपको ये चीज याद रखनी है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे। ये बात करते हैं व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। यानी कि सपोज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का ये मतलब है कि सब यहाँ पे 200 केजीज ऑफ एप्पल ए सप्लाई कर रहा है और बी जो है 1.5 लाख रुपए उसके बदले दे रहा है। तो यहाँ पे जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है वो इट इज कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब यहाँ पे तो कंसिडरेशन लॉफुल है, बट अनलॉफुल कंसिडरेशन भी हो सकती है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं दैट अगर सपोज यहीं पे एप्पल्स के बदले वो गांजा दे रहा है तो ये जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। सेक्शन 23 यही बात करता है कि इफ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा अगर कंसिडरेशन जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ होगी। ओके, फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जैसे कि हमारा एनडीपीएस एक्ट जो है वो बैन करता है कि आप गांजे को यूज नहीं कर सकते। तो इफ आप गांजा देने की ही बात कर रहे हो देन दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। दिस कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ और ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप वॉइड जो है मान लोगे कि वॉइड है। is of a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law। okay, यानी कि अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने परमिट कर दिया, इसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने अगर परमिट कर दिया तो हमारे एनडीपीएस एक्ट का ये वायलेशन हो जाएगा, एनडीपीएस एक्ट का वायलेशन हो जाएगा एंड दैट इज व्हाई इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। इसका जो थर्ड बोलता है ये बात करता है इज फ्रॉडुलेंट, यानी कि अगर कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट होगी तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ए और बी के बीच में वही 200 किलो एप्पल बेचने की बात थी एंड इसके बदले बी बोलता है कि मैं क्या करूंगा, मैं इसके बदले आपको अपना घर दे दूंगा। जो बी का हाउस है बी बोलता है मैं आपको सेब के बदले घर दे दूंगा। ओके, बट बी जो है किसी घर को ओन करता ही नहीं था, उसके पास कोई घर नहीं था। यहाँ पे बी ने फ्रॉड की है, यहाँ पे बी ने फ्रॉड की है एंड दैट इज वाई जो ये कंसिडरेशन वो दे रहा है ये फ्रॉडुलेंट थी, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, फोर्थ इसका क्या बोलता है? इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। मतलब इन्हें बोला कि मैं तेरे को 200 किलो एप्पल दूंगा एंड बी बोलता है कि इसके बदले मैं सी को मार के आऊंगा। सी और ए के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, तो बी क्या बोलता है कि ठीक है वो तेरा दुश्मन है तो मैं सी को मार के आऊंगा। तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है और ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। इसका सिक्स्थ पार्ट ये बोलता है that the court regards it as immoral or opposed to public policy। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई कंसिडरेशन इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल ए ने ऑब्वियसली बी को बोला 200 किलो एप्पल दूंगा मैं तुम्हें एंड बी बोलता है कि इसके बदले आई विल गिव यू सम एक्सप्लिसिट डीवीडीज, कुछ एक्सप्लिसिट एडल्ट कंटेंट होगा उन डीवीडीज में, वो मैं तेरे को दूंगा। तो क्या ये कंसिडरेशन मॉरल है? दिस कंसिडरेशन इज इमोरल और कोर्ट जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकता है कि ये वॉइड है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 24 के ऊपर। ये क्या बोलता है?
if any part of a single consideration for one or more objects or any part of any of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void. इसका जो इलस्ट्रेशन है वो अपने आप में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और पूरे के पूरे सेक्शन का वो एसेंस आपको समझा देगा. इसमें लिखा हुआ है A promises to superintend on behalf of B a legal manufacture of indigo and an illegal traffic in other articles. Okay. A क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, आपको एक इंडिगो होता है, एक इंडिगो इज लाइक अ डाई, ठीक है, वो लीगल है ग्रो करना. ए बोलता है बी को कि मैं आपको इंडिगो दूंगा एंड साथ में एक इलीगल चीज भी दे देता हूँ. दो चीजों के बारे में ये बोल रहा है मैं दूंगा उसको बी को, इंडिगो एंड सेकंड थिंग इज एन इलीगल स्टफ. अब यहाँ पे पूरे के पूरे आइटम्स के लिए भी बोलता है कि मैं तेरे को एक सिंगल कंसिडरेशन दूंगा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दोनों चीजों के दूंगा. बी ये चीज बोलता है. अब यहाँ पे जो इंडिगो वाला पार्ट था वो तो लीगल था, इंडिगो वाला पार्ट तो लीगल था, बट जो इलीगल चीज के लिए भी बात हुई है, ए सप्लाई कर रहा है एक इलीगल चीज भी, दोनों चीजों के लिए एक सिंगल कंसिडरेशन है 10,000 रुपीज. अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप वॉइड मानोगे, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बिकॉज यहाँ पे आधी चीज तो लीगल है, आधी चीज इलीगल है, सिंगल कंसिडरेशन है. दैट इज वाई पूरे के ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करा पाओगे. ओके, बट यहीं पे अगर ऐसा होता कि बी बोलता इंडिको सप्लाई करने के लिए मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा और इलीगल चीज मेरे को देने के लिए आई गिव यू 20,000. अब यहाँ पे सिंगल कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग कंसिडरेशन है, दो अलग अलग चीजों के लिए. एंड दैट इज वाई जो इलीगल चीज वाली है यहाँ पे, ये चीज तो आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन जो लीगल चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये आप इन्फोर्स करवा सकते हो बिकॉज कंसिडरेशन यहाँ पे अलग अलग है. ओके, तो यही चीज जो है हमारा सेक्शन नंबर 24 बोलता है. अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे. सेक्शन 25 का जो जनरल रूल है वो ये है कि कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करवा सकते हो. ओके, यानी कि अगर आप किसी चीज के पैसे सपोज नहीं दे रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा, वॉइड होगा. ओके, सपोज A says that I will give you 100 kg onions, ठीक है, और B बोलता है कि इन 100 किलो प्याज के बदले मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा, फ्री में चाहिए मेरे को ये. यहाँ पे B इज नॉट पेइंग एनी कंसिडरेशन, तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ना A और B के बीच में, ये वॉइड होगा बिकॉज कंसिडरेशन इज नेसेसरी. उसके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते हो. लेकिन ये जो जनरल रूल है ना, इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो हमको सेक्शन नंबर 25 में ही गिवन है कि कब कब आप इस जनरल रूल को ब्रीच कर सकते हो. ओके, इसका क्लॉज 1 ये बोलता है, इसको हम पूरा से रीड कर लेते हैं. एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ for the time being in force for the registration of documents and is made on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other. For example, A and B फादर एंड सन है, एक नियर रिलेशन है इनके बीच में, फादर एंड सन का. ओके, ए बोलता है, ए इज द फादर, ए सेज कि मैं अपने बच्चे को 10 लाख रुपए फ्री में दे दूंगा. अब फादर तो बच्चे को दे ही सकता है पैसे. ओके, अब यहाँ पे जो ए ने ये चीज लिखे, मतलब ही हैज रिटन दिस, और इस इंस्ट्रूमेंट को उसने रजिस्टर भी करवा दिया. उस डॉक्यूमेंट में उसने ये लिखा कि आई विल गिव 10 लाख रुपीज, लाइक आई विल गिव बी 10 लाख रुपीज. उसको वो साइन करके रजिस्टर करा देता है. ओके, अब बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करवा सकता है. इवन तो यहाँ पे बी ने कोई पैसे नहीं दिए,
कोई काम नहीं किया ए के लिए, स्टिल यहाँ पे बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। यहाँ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो पार्टीज के बीच का रिलेशनशिप है वो काफी नियर है, वो काफी क्लोज है। ओके, तो ये क्लॉज 1 यही बोलता है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि फादर को लिखना पड़ेगा ये चीज कि मैं अपने बच्चे को 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और उसके बदले मेरे को मेरा बच्चा कुछ भी नहीं दे रहा है। ये चीज लिखना पड़ेगा उसको और इस डॉक्यूमेंट को उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए एंड बी के बीच में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए एंड बी दो तो फादर एंड सन है बट स्टिल उनके बीच में काफी दुश्मनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में एक लव एंड अफेक्शन का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्शन क्लॉज 1 में जो गिवन एक्सेप्शन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं इससे क्लॉज 2 पे। और अनलेस इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या बोलते हैं कि ए ने बी को डूबने से बचाया है, ए ने बी को डूबने से बचा लिया। ओके, एंड जब वो पानी से बाहर निकलता है बी, तो बी क्या करता है, वो बोलता है ए को कि आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज, तूने मेरी जान बचाई है तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ए ने अपना काम तो पहले ही कर दिया, ए ने अपना काम तो पहले ही कर दिया, उसने तो बचा लिया बी को, उसके बाद बी ने ये चीज बोली है, तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स करवा सकते हो? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड। ओके, यहाँ पे इवन दो ए कुछ पैसे या कुछ आइटम नहीं दे रहा बी को, कुछ कंसिडरेशन एज सच नहीं दे रहा है, बट स्टिल दिस कैन बी इन्फोर्स्ड। ओके, बिकॉज क्लॉज 2 ए परमिट करता है। अब बी जो है वो यहाँ पे बोल रहा है ना कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा तो मेरे को डूबने से बचाया है। इस चीज को उसको रिटर्न में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लॉज 2 ऐसी कोई बात नहीं करता कि ये बात रिटर्न में होनी चाहिए। वो जो रिक्वायरमेंट रिटर्न वाली वो सिर्फ क्लॉज 1 में। ओके, तो ये ओरल भी हो सकता है। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 3 के ऊपर। सो क्लॉज 3 ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, इन्हें 10 लाख रुपीज बी को दिए हैं एंड 10 लाख रुपए बी को चुकाने थे, बट बी 10 लाख रुपए नहीं चुका पाया। ओके, और लॉ ऑफ लिमिटेशन ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल इस सूट की लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, यानी कि ए को 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करना पड़ेगा अगर उसको हमें 10 लाख रुपए चाहिए तो। ए जो है 3 साल तक सूट फाइल करता ही नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है, 5 साल के बाद क्या होता है, बी एकदम से बी को ऑनेस्टी जागती है एंड बी बोलता है कि मैं सारे के सारे 10 लाख रुपए जो हैं वो ए के वापस करूंगा। ये चीज उसने रिटर्न में लिखी है, साइन भी की है। क्या अब ए अपना 10 लाख रुपए रिकवर करा सकता है? नाउ ए जो है वो अपना 10 लाख रुपए रिकवर करवा सकता है, इवन दो लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया है इस केस में। स्टिल जैसे ही बी ने रिटर्न और साइन करके प्रॉमिस किया है उसी टाइम ए के पास ये राइट आ जाता है कि ही कैन गेट दिस अमाउंट बैक। ओके, तो हमको याद रखना है कि जो प्रॉमिस है बी जो कर रहा है यहाँ पे वो रिटर्न और साइंड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन 1 बोलते हैं that nothing in this section shall affect the validity as between the donor and the donee of any gift actually made। तो यानी कि अगर आप गिफ्ट कर रहे हो किसी भी पार्टी को, वो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आप क्या बोल दो उसको कि आप भी मेरे को कुछ दो, ऐसा नहीं होता है। सो यही हमारा एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन 2 के ऊपर। इसकी जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये बोलता है कि अगर सपोज ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे ए बोलता है कि मैं अपना घर जो है बी को ट्रांसफर कर दूंगा फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए में मैं अपना घर बी को बेच दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कर लेते हैं, एनफोर्स पे हो जाता है।
क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इवन तो 5 रुपए का आपको कुछ अमाउंट छोटा लग रहा होगा, बट एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि हमको ये चीज में पढ़ना ही नहीं है कि अमाउंट छोटा है या फिर बड़ा है। ओके, हमको बस ये देखना है कि कंसिडरेशन है या फिर नहीं है। अगर यहाँ पे 5 रुपए कंसिडरेशन है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा देंगे। हाँ, लेकिन ए के ऊपर एक जोर जबरदस्ती करी गई थी बी के द्वारा। इफ ए डिड नॉट सेल दिस हाउस इन फ्री कंसेंट नहीं था उसका, तो ऑब्वियसली इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। तब आपको कोई नहीं रोक सकता, तब दिस बार इज नॉट देयर। वो हमने पढ़ा ही था सेक्शन नंबर 15 था, 14 से लेके 19 तक हमने देखा था अगर फ्रॉड वगैरह हो रहा है तब आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर फ्रॉड का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकते हो। बट अगर आपने ए ने यहाँ पे फ्री कंसेंट के साथ यहाँ पे साइन किए कि मैं 5 रुपीज में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। अब हम आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन पे। इसकी जो इलस्ट्रेशन है उसका सिर्फ एफ और जी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही आ सकता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें ये बोला गया एफ में ए एग्रीज टू सेल अ हाउस वर्थ ₹1,000 फॉर ₹10. A's consent to the agreement was freely given. The agreement is a contract, notwithstanding the inadequacy of the consideration. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी है कि कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है। इवन इफ छोटा सा अमाउंट में आप अपना सामान बेच रहे हो वो भी वैलिड होगा, लेकिन हाँ कंसेंट आपका फ्री होना चाहिए। ओके, जी पे आते हैं। ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ ₹1,000 फॉर ₹10. A denies that his consent to the agreement was freely given. Okay, अब A यहाँ पे और अपना 1,000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि मैंने जो घोड़ा बेचा है मैंने फ्री कंसेंट के साथ नहीं भेजा था, मेरे को फोर्स करा गया था मेरे को उस घोड़े को बेचने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account in considering whether or not A's consent was freely given. तो अब क्या है, कोर्ट इस चीज के ऊपर हियरिंग करेगा कि ए का जो कंसेंट है वो फ्रीली गिवन था या फिर नहीं था। अगर हियरिंग के दौरान ये चीज आती है सामने कि ए का जो कंसेंट है वो फ्रीली गिवन नहीं था, तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ए को पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, लेकिन कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कराना है, तब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड करा सकते हो। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 26 पे। ये बोलते हैं that every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void. यानी कि सपोज ए ने अपने फादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपकी मर्जी के बगैर शादी करूंगा ही नहीं कभी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या फिर वैलिड है? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज सेक्शन 26 बोलता है कि ऐसा आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो मैं शादी नहीं करूंगा। यानी कि किसी पर्सन को आप शादी करने से रोक नहीं सकते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक इफ जो फादर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये शादी करेगा या नहीं करेगा, ये चीज नहीं हो सकती है, एंड दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन इसमें एक और चीज बोली गई है कि एक माइनर की जो शादी है वो नहीं हो सकती है। ये अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं अपने बच्चे का जो शादी है वो 18 साल के बाद ही कराऊंगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली माइनर की शादी तो हो ही नहीं सकती, दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। सेक्शन 27 ये बोलता है कि अगर एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ये बोला गया, सपोज फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि ए जो है कभी भी फर्नीचर का बिजनेस नहीं खोलेगा बिकॉज बी का एक फर्नीचर का बिजनेस है, तो कंपटीशन को रोकने के लिए बी बोलता है कि ए कभी भी फर्नीचर का बिजनेस नहीं खोल सकता। तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है या फिर वैलिड है? दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। आप किसी भी पर्सन को कोई ट्रेड को रोक करने से नहीं रोक सकते हो।
तो ये हमारा जनरल रूल है सेक्शन नंबर 27 का, बट इसका एक एक्सेप्शन भी गिवन है। इसका एक्सेप्शन क्या बोलते हैं? One who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within the specified local limits, so long as a buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limits appear to the court to be reasonable. Okay. For example, ए ने अपने जो कंपनी है उसकी गुडविल बी को बेच दी, और एक ऐसा भी एग्रीमेंट हुआ है ए और बी के बीच में कि सेम चीज, सपोज ए का फर्नीचर का ही बिजनेस था और उसने वो बेच दिया है उसकी गुडविल बी को। ओके, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है फर्नीचर के बिजनेस में 5 साल तक नहीं आ सकता, और दिल्ली में वो कोई भी फर्नीचर की दुकान नहीं खोल सकता, लेकिन हाँ कोलकाता या इंडिया में और किसी भी स्टेट में वो खोल सकता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में 5 साल तक वो नहीं खोल सकता। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वैलिड है अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन नंबर 1, अगर जो ये टर्म्स है रीजनेबल है। अगर ये 5 साल का पीरियड रीजनेबल लगता है कोर्ट को, तो इस एग्रीमेंट को वो बोल सकता है कि दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 27 बोलता है।